गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग डिविडेंड मॉडल को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करना है। और अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सारे ऑप्शंस मैंने डिसेबल कर दिए हुए हैं, चाहे वो चैट हो या फिर अनम्यूट करने का ऑप्शन हो। ठीक है, तो हम लोग डिविडेंड मॉडल्स की बात कर रहे थे, जहाँ पर मैंने बताया था कि दो मॉडल को हम लोग ने डिस्कस किया होता है, गॉर्डन और जो है वॉल्टर मॉडल। ठीक है, तो वैसे अगर डिविडेंड मॉडल को अगर हम लोग डिवाइड करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स। रेलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड थ्योरी के हिसाब से अब कुछ मॉडल्स हैं जो हम लोग ने अभी तक जो पढ़े हैं, वो दोनों मॉडल गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल जो थे वो रेलेवेंस कॉन्सेप्ट पर थे, के बेसिस पे वो सारे थ्योरीज डेवलप की गई है। और दूसरी चीज जो है इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डिविडेंड मॉडल में, ये देखते हैं कि डिविडेंड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके जो भी मार्केट, जो भी स्टॉक का प्राइस है, या फिर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ पर, या फिर आपके फर्म की वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिविडेंड पॉलिसीज का। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर हम लोग को देखनी है इन मॉडल्स में। तो द वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी मैक्सिमाइज्ड इफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, जैसे कि अगर अगर शेयर होल्डर का वेल्थ जो है हम लोग मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है, अगर हम लोग करते हैं तो हमारे जो फर्म की वैल्यू भी वो मैक्सिमम ही होगी, वो भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, वो भी अगर देखो सबसे पहले अगर आपको फर्म की वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं वो चीज ये यहाँ पे डिस्कस करनी है। देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू। तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग व्यू है। कुछ लोगों का मानना है कि डिविडेंड की वजह, डिविडेंड जो पॉलिसी है उसका उसका इम्पैक्ट आपको जो फर्म की वैल्यू है या फिर जो शेयर होल्डर्स का वेल्थ है उस पर पड़ता है। और कुछ लोगों का मानना है कि उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, जो लोग मानते हैं वो सब रेलेवेंस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, रेलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, डिविडेंड थ्योरी में आ जाते हैं। और जो लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो सब इररेलेवेंस थ्योरीज होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम लोग को देखना है। एक सेकेंड, हाँ। So there are conflicting view regarding the impact of dividend decision on the valuation of firm. According to one school of thought, जो चीज अभी मैंने बताई, according to one school of thought, dividend decision does not affect the shareholders' wealth and hence the valuation of firm. ठीक है, on the other hand, according to the other school of thought, dividend decision materially affect shareholders' wealth and also the valuation of firm. ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि वो अफेक्ट करते हैं, डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करता है फर्म की वैल्यू को या शेयर होल्डर्स के वेल्थ को। कुछ लोग का मानना है नहीं अफेक्ट करता है। दीज व्यू ऑफ टू स्कूल ऑफ थॉट आर बीइंग कैटेगराइज्ड as the relevance concept of dividend theory and the irrelevance concept of dividend theory. तो अभी तक हम लोग ने जो रेविलेंस कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, रेलेवेंस जो थ्योरी है, उसको हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि आपका वॉल्टर मॉडल हो या फिर गॉर्डन मॉडल हो। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर जैसे रेलेवेंस में मैंने बताया कि यहाँ पर जिन लोगों ने थ्योरी डेवलप की, उन्होंने ये बताया कि भाई आपके डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट आपके जो भी फर्म की वैल्यू है या शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है उस पर पड़ता है। द डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी प्रपोजेस दैट डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द शेयर प्राइस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ऑप्टिमल जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करना है, जिससे आप अपने शेयर, अपने जो भी फर्म की वैल्यू है या जो आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, विच विल इंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। द थियरी सजेस्ट
that investors are generally risk averse and would rather have dividend today than possible share appreciation and dividend tomorrow. ठीक है, dividend paid by firm are viewed positively both by investors and the firms. The firm which do not pay dividend are rated in oppositely by investors, thus affecting the share price. The people who support relevance of dividend clearly state that regular dividend reduce uncertainty of the shareholders. Thus, the investor prefer those firms which pay regular dividend. Such dividend affect the market price of share. तो ये जो भी है यहाँ पर रेलेवेंस थ्योरी में ये माना गया है कि जो अगर डिविडेंड आपका रेगुलर नहीं है तो वो आपके प्राइस को अफेक्ट करता है, क्योंकि तब जो है जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनका ट्रस्ट नहीं होगा आपके स्टॉक पे, आपके शेयर पे, और वो उधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। मगर ऐसी कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड दे रहे होते हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं और उधर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं रेलेवेंस वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल। वॉल्टर में जो फोकस था वो किधर था, आपके डिविडेंड की तरफ, ठीक है, सॉरी अर्निंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग का जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे वही आपके स्टॉक के वैल्यू होती थी, मार्केट जो आपका स्टॉक का प्राइस होता था। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते थे मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ठीक है, तो वहां पे दोनों चीजों को कंसीडर किया जाता था, डिविडेंड प्लस रिटेन, यानी टोटल अर्निंग को हम लोग कंसीडर करते थे। इसी तरह अगर मैं बात करूं वॉल्टर मॉडल की, तो यहाँ पर हम लोग केवल डिविडेंड को कंसीडर करते थे। ठीक है, सॉरी गॉर्डन मॉडल की, वहां पे हम लोग केवल डिविडेंड को कंसीडर करते थे। ठीक है, ये चीजें आप लोग ने देखी थी। तो कुल मिला के यहाँ पर दोनों जो थ्योरीज हैं वो रेलेवेंस थ्योरी है। ठीक है, जहां पर हम लोग डिविडेंड अर्निंग को कंसीडर करते हैं और ये मानते हैं कि भाई डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आपके फर्म की वैल्यू पर या फिर आपके शेयर होल्डर्स के वेल्थ पर पड़ता है। ठीक है, अभी बात करते हैं इररेलेवेंस थ्योरी पर की। जैसा कि अभी मैंने बताया, इररेलेवेंस थ्योरी में आप यहाँ पर ये माना जाता है कि डिविडेंड आपका जो भी डिविडेंड पॉलिसी है उसका कोई इम्पैक्ट आपके शेयर होल्डर्स के वेल्थ पे या फिर आपके फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता है। तो डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी सजेस्ट दैट इन अ परफेक्ट वर्ल्ड डिविडेंड आर irrelevant and it has no effect on the wealth of the shareholders or prices of the shares. The theory implies that retained earnings belong to the shareholders of the company, and shareholders are not concerned whether money is used to pay out dividend और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि शेयर होल्डर को फर्क नहीं पड़ता कि उनको डिविडेंड मिले या फिर जो है उनको वही पैसे, वो पैसे री इन्वेस्ट करके उनके जो है स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाए। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि डिविडेंड उनको मिले या नहीं मिले। ठीक है, उनके उनको अल्टीमेटली जो है प्रॉफिट उतना ही मिलता है जितना जो है डिविडेंड मिलने पे मिलता है। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा पॉइंट ये। जैसे कि सपोज सपोज कोई स्टॉक है जिसका अभी प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जो अर्निंग आई 10% आए, 10 रुपए आए सपोज। ठीक है, और उसने क्या किया, 10 रुपए पूरे पूरे डिविडेंड के दे दिए। ठीक है, पूरा पूरा जितना भी प्रॉफिट था ये पूरा डिविडेंड में चला गया। तो अभी जो इन्वेस्टर है उसके पास कितने पैसे मिल गए, 110। ठीक है, अभी सपोज दूसरी सिचुएशन देखते हैं, 100 रुपीज प्राइस है, 10 रुपए प्रॉफिट है, इसको इन्होंने रिटेन कर लिया। ठीक है, रिटेन कर लिया, रिटेन करने की वजह से री इन्वेस्ट किया और इसकी वजह से जो भी स्टॉक है उसका प्राइस बढ़े, कितने बढ़ गए, 110। तो ये कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। इररिलेवेंस थ्योरी का मतलब है कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हो या फिर रिटेन कर रहे हो या
कोई भी आप कॉम्बिनेशन रखे हो, सपोज 50% आप डिविडेंड दे रहे हो, 50% रिटेन कर रहे हो, कैसा भी वहां पे रख रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपके स्टॉक के प्राइस पे या फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेस करना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पे आपका इररिलेवेंस थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, द थ्योरी इम्प्लाइज दैट रिटेन अर्निंग बिलोंग टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट कंसर्न whether the money is used to pay out dividend or for investment purpose because they benefit either way by receiving dividend or via price appreciation। उनको दोनों तरफ से जो है उतने ही प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो डिविडेंड में आ जा रहा है या फिर प्राइस एप्रिसिएशन। ठीक है, उनके स्टॉक का प्राइस बढ़ जा रहा है उतना, दोनों जगह उनको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो आपके डिविडेंड देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इररिलेवेंस थ्योरी। इररिलेवेंस थ्योरी में जो आपकी जो थ्योरी है वो है एमएम मॉडल, यानी कि मोडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि भाई डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है आपके मार्केट, आपके स्टॉक के प्राइस पे या फिर आपके जो भी फर्म की वैल्यू है उस पर। ठीक है, उसको प्रूफ करते हैं अभी एमएम मॉडल से, हम लोग अभी प्रूफ करते हैं ये चीज। Modigliani and Miller have expressed in the most comprehensive manner in support of theory of irrelevance. According to this theory, dividend policy has no effect on the market price of shares and the value of the firm. ठीक है, the splitting of earning between retention and dividend। ठीक है, जो हम लोग स्प्लिटिंग मतलब जो हम लोग जो भी अर्निंग होता है उसको हम लोग किधर जाता है, कुछ रिटेंशन में जाता है, कुछ डिविडेंड में जाता है। तो वो बता रहे हैं द स्प्लिटिंग ऑफ अर्निंग बिटवीन रिटेंशन एंड डिविडेंड मे बी इन एनी मैनर द फर्म लाइक्स डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, वो फर्म की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। as observed by MM under the condition of perfect capital market। ये इनके assumptions हैं, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये बोलते हैं कि भाई जो आपका मार्केट है वो कैसा परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, रैशनल इन्वेस्टर्स हैं, एब्सेंस ऑफ टैक्स, टैक्स नहीं है वहां पर कोई, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन एंड गिवन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इट्स डिविडेंड मे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ठीक है, तो ये जो इन्होंने एजम्पशंस बताए हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस मॉडल में एजम्पशंस दिए गए। ठीक है, सबसे पहला एजम्पशन क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट से क्या मतलब है, द फर्म ऑपरेट इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट वेयर इन्वेस्टर बिहेव रैशनली। ठीक है, इन्वेस्टर जो है रैशनली बिहेव कर रहे हैं, मतलब जहां पर उनको दिख रहा है कि भाई हाँ स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में ग्रोथ जहां पर ज्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, जहां पर उनको लग रहा है कि पैसे उनको ज्यादा अच्छे मिलेंगे, तो बहुत समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल। जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, ठीक है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो सबके लिए, सबके पास, सब जितने भी इन्वेस्टर्स है उनको पास अवेलेबल है। ठीक है, वो सारी चीजें उनको पता है, जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। ठीक है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है तो वो सब के पास अवेलेबल है। इस अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ये एजम्पशन दिया गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल एंड ट्रांजेक्शंस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ट्रांजेक्शन और फ्लोटेशन कॉस्ट ये बोल रहा है कि नहीं होता कुछ भी ट्रांजेक्शन करने पे या जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वहां पे कोई भी कॉस्ट उस ट्रांजेक्शन करने को नहीं होती है। ठीक है, द परफेक्ट कैपिटल मार्केट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यहाँ पर ये भी बोलते हैं परफेक्ट कैपिटल मार्केट में कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर ऐसा कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो कि इतना, जिसके पास इतना ज्यादा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है कि उसके ट्रांजेक्शन करने से मार्केट प्राइस जो स्टॉक का है उधर कोई फ्लक्चुएशन या कोई मूवमेंट देखने को मिले, वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकते।
लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल है? ऐसा वैसे नॉर्मली तो नहीं होता, क्योंकि बहुत मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत ही एक बड़ा जो है पार्ट सॉरी इक्विटी का लिया होता है किसी कंपनी में, अगर वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो इफेक्ट तो मार्केट प्राइस पर दिखता ही दिखता है। मगर अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ये मान के चलते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर इतना मतलब कि वो प्राइस मार्केट प्राइस को मूव नहीं करा सकता अपने ट्रांजेक्शन से, ठीक है। और क्या है एजम्पशन? नो टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, or there are no differences in tax rate applicable to capital gain or dividend. This means that investor value a rupee of dividend as much as a rupee of capital gain. तो ये मान के चलते हैं कि टैक्सेस नहीं है, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज गिवन, मतलब जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब जब भी हमको फंड रेज करना है तो हमें पता है कि हाँ इधर ही से ये हमारे पास सोर्सेस हैं, वहीं से हम फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है पहले से। और नो रिस्क, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये सारे एजम्पशंस थे। अभी आते हैं फॉर्मूला, जो एमएम मॉडल का जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग को इस थ्योरी को प्रूफ करना है, ठीक है, कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी इफेक्ट फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें बताई गई है, आर्गुमेंट्स वही सारे दिए गए हैं। द आर्गुमेंट गिवन बाय एमएम इन सपोर्ट ऑफ देयर हाइपोथेसिस इज दैट whatever increase in value of firm result from the payment of dividend will exactly offset by the decline in the market price of shares because of external financing, and there will be no charge in the total wealth of the shareholders. और समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। इफ अ कंपनी हैविंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग एमंग द शेयर होल्डर्स, उसने सारे अपने पैसे बांट दिए, जो भी उसको प्रॉफिट हुआ उसने सारे अपने पैसे जो है इक्विटी शेयर होल्डर, जो उनके शेयर होल्डर्स है, उनको दे दिया। इट विल हैव टू रेज एडिशनल फंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अभी उसको अगर फंड की जरूरत है तो एक्सटर्नल सोर्सेज से वो फंड को रेज करेंगे, क्योंकि उसने सारा में जो भी प्रॉफिट था वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पेमेंट। और ठीक है, ये क्या होगा आपका, अगर अगर वो इक्विटी के थ्रू उसने जो है फंड रेस किया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ गए, ठीक है। या फिर उसने अगर डेट के जरिए उसने फंड रेस किया तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो वो चीज बता रहे हैं, दिस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस, रिजल्टिंग इन फॉल ऑफ अर्निंग पर शेयर। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, इक्विटी शेयर्स, या आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ गया, तो इसका इफेक्ट आपको ईपीएस में दिखेगा, ठीक है, अर्निंग पर शेयर पर दिखेगा, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर पे दिखेगा तो आपके फर्म की वैल्यू पर भी दिखेगा, ठीक है। Thus, whatever a shareholder gain on account of dividend payment is neutralized completely by the fall in the market price of shares due to decline in expected future earning per share. तो ये बोल रहे हैं कि भाई डिविडेंड पे करने से जो भी आपके मार्केट शेयर, जो भी मार्केट जो शेयर प्राइस है वो बढ़ा, वो इधर आपका ईपीएस कम होने की वजह से उतना कम हो जाता है, ठीक है। एक तरफ बढ़ा, दूसरी तरफ कम हो गया, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिसोर्सेज से फंड रेज किया। उधर आपको अलग से टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी बढ़ गए, और या फिर अगर डेट से लिया तो आपके इंटरेस्ट बढ़ गए, तो इस वजह से मार्केट वो आपके मार्केट प्राइस को उसने कम कर दिया, ठीक है। डिविडेंड पे करने से मार्केट प्राइस बढ़े और इधर फंड रेज करने से आपके मार्केट प्राइस कम हुआ। तो कुल मिला के आप जो आपका जो भी फर्म की वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है, वो उतना ही रहा जितना पहले था, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपके डिविडेंड पे करने का कोई भी इफेक्ट आपकी फर्म की वैल्यू पे या फिर आपके मार्केट जाके स्टॉक के प्राइसेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। Thus, whatever shareholder gain on account of dividend payment is neutralized completely by the fall in the market price of shares due to decline
in expected future earning per share. To be more specific, the market price of share in the beginning of period is equal to the present value of dividend paid at the end of the period plus market प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका जो मार्केट प्राइस है जो स्टार्टिंग में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर है उसके स्टार्टिंग में जो आपका मार्केट प्राइस होगा उसको वो इक्वल होगा किसके, फ्यूचर प्राइस प्लस जो भी आपका मतलब जो उस वो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में जो भी मार्केट प्राइस होगा प्लस डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूले में अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो इस तरह से बता सकते हैं, P0 से मतलब है हमारा जो है जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आपका मार्केट प्राइस कितना है। ठीक है, कितना है डिविडेंड जो भी एंड में मिल रहा है, ईयर एंड में मिल रहा है, प्लस मार्केट प्राइस जो ईयर एंड में है और उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसको इन्होंने जो है डिस्काउंट किया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से 1 प्लस KE। ठीक है, ये आप लोग को पता ही है। तो जो भी डिविडेंड जो आपको मिलेगा ड्यूरेशन के खत्म होने पर, या हम बोल सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, P0 मतलब करंट प्राइस बोल सकते हैं और P1 मतलब आफ्टर 1 ईयर जो भी प्राइस होगा। D0 मतलब करंट डिविडेंड, D1 मतलब एंड ऑफ द पीरियड या आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर देखिए, वही चीज यहाँ पर अप्लाई हुई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, D1 मतलब जो ये चीज 1 साल के बाद मिल रही है, P1 मतलब जो चीज 1 साल के बाद मिल रही है उसकी आज क्या वैल्यू है, दोनों को ऐड करने के बाद आज की वैल्यू निकाल लिया, वो आपका P0 है, यानी कि करंट प्राइस है। ठीक है तो अगर आपको करंट प्राइस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से करंट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद अगर आपको जो है फ्यूचर प्राइस निकालना है यानी P0 निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है पी अगर आपको फ्यूचर प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना है, P0। ठीक है, यानी कि करंट प्राइस इंटू 1 प्लस के, ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हो, माइनस D1 डिविडेंड को इसमें से माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा P1 यानी कि मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर या आफ्टर 1 ईयर आपका मार्केट प्राइस जो भी होगा। ठीक है, करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस निकाला गया है इसमें। ओके, यहाँ पर आपका फ्यूचर प्राइस से करंट प्राइस निकाला गया। ओके, अभी यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड, हाँ बताइए। Sir, please enable chat box survival. मैं कर दूंगा, 5 मिनट पहले मैं कर दूंगा। पांच मिनट पहले मैं कर दूंगा। तो अभी ये तो हो गया आपका P0 और P1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो कैसे हमें पता चलेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मैं अभी डिविडेंड नहीं दिया जाता है तो हमें फंड रेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर फर्म को फंड की जरूरत है और इक्विटी शेयर उनको इशू करने हैं तो कितने टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ये उस चीज का फॉर्मूला है। ठीक है, the MM hypothesis can be explained in another form also, presuming that investment required by firm on account of payment of dividend is financed out of new issue of equity shares। ठीक है, तो अगर आपको सपोज कंपनी को फंड रेस करना है तो उस केस में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो उसका ये फॉर्मूला बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आई से मतलब है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, सपोज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है तो आई मतलब 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, और माइनस क्या करना है, जो भी हमारा रिटेन वाला पार्ट है। ठीक है, जो भी हमारी पॉलिसी है उस हिसाब से। ठीक है, अगर जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 100% पे आउट कर रहा हूँ तो 100% आपका रिटेन में चला जाएगा, या 100% पे आउट कर रहा हूँ तो जीरो रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो ई अर्निंग माइनस यहाँ पे डिविडेंड किया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया। टोटल अर्निंग माइनस एन से मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड।
डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो अर्निंग माइनस डिविडेंड यानी रिटेन वाला पार्ट आपने, क्योंकि रिटेन वाला पार्ट आप री इन्वेस्ट कर सकते हो ना, तो इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उसमें से रिटेन वाला पार्ट इन्होंने माइनस किया हुआ है, अगर है तो माइनस कर देंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, P1 मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर से आपको उसको डिवाइड कर देना है। 1 लाख रुपए सपोज है, ठीक है, उसमें से सपोज 10,000 रुपए आपका रिटेन अर्निंग है वो माइनस किया, क्योंकि रिटेन अर्निंग से उतना फंड रेज कर लिया मैंने, अभी मुझे कितने की जरूरत है, 90,000 रुपए की जरूरत है। मार्केट प्राइस क्या है स्टॉक की, सपोज 100 रुपए है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 900, ठीक है, 900 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मुझे इशू करने पड़ेंगे। इस तरह से बताया गया है ये फॉर्मूला, जो है इसमें ये चीज बताई गई है, ठीक है। फर्दर द वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी असर्टेन विथ हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अभी ये सारे कैलकुलेशन हम लोग ने क्यों किया, फर्म की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, चाहे P1 की वैल्यू, P0 की वैल्यू, या फिर हमने जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो इशू करने हैं उसकी वो चीजें हम लोग कैलकुलेट क्यों करेंगे, फर्म की वैल्यू निकालने के लिए। और तो ये फर्म को वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है एन। एन से मतलब है आपका ठीक है, मैं चैट बॉक्स इनेबल कर दे रहा हूँ अभी। एन से मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब जो स्टार्टिंग में आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे। एम अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया टोटल नंबर ऑफ जो भी शेयर्स जो आप इशू करने वाले हो फंड रेज करने के लिए, तो एन प्लस एम, ठीक है, इनटू P1। P1 से मतलब है आपका आ, अभी मैंने बताया था मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, माइनस आई माइनस ई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ई मतलब अर्निंग, और इसको आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 1 + के से इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी और वही आपके फर्म की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से फर्म की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो अभी हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार एज्यूम करते हैं कि डिविडेंड पे किया गया है, एक बार एज्यूम करते हैं कि डिविडेंड नहीं पे किया गया है, और दोनों कंडीशन में आपको फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। ABC Limited belongs to risk class for which the appropriate capitalization rate is 10%, ठीक है, यानी cost of equity is 10%, okay। It is currently has outstanding 5,000 shares selling at rupees 100 each, ठीक है। अभी इनके पास टोटल 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं इस समय, आउटस्टैंडिंग जो इक्विटी शेयर्स हैं, जिनका जिनका जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। द फर्म the firm is contemplating the declaration of dividend of 6 rupees per share, ठीक है, डिविडेंड इनका 6 रुपए का है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 6 रुपए डिविडेंड दे रहा है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव अ नेट इनकम 50,000, 50,000 रुपए इनका अर्निंग है, ठीक है, एंड हैज अ प्रपोजल ऑफ मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, और इनको फंड रेस करना है, फंड की जरूरत है कितना, 1 लाख रुपए और फंड की जरूरत है इनको। शो दैट अंडर MM hypothesis the payment of dividend does not affect the value of the firm। आपको बताना है कि भाई आपके जो भी डिविडेंड देने से आपके फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि द वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड आर पेड, यानी 6 रुपए डिविडेंड के पे किए गए, तो उस कंडीशन में आपका आपको पहले सबसे पहले मार्केट प्राइस आपको पता करना है, P1 पता करना है, मतलब आपका प्राइस P0 दिया गया है, ठीक है, 100 रुपीज, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो आपका प्राइस है, मार्केट प्राइस है वो है 100 रुपीज, और आपको एंड ऑफ द पीरियड मार्केट प्राइस क्या होगा यानी P1 कैलकुलेट करना है, क्योंकि फर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमको P1 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमको पहले P1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्म की वैल्यू
हाँ, तो फर्म की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले P1 की वैल्यू निकालेंगे। P1 का फॉर्मूला आपको पता ही है, P0 यानी 100 इंटू 1 माइनस के यानी 1 माइनस 0 1 1 सॉरी 1 प्लस 0.10, ठीक है, माइनस डिविडेंड, ठीक है। तो इससे आपका जो है P1 की वैल्यू आ जाएगी 104 रुपीज। ओके, ठीक है, ठीक है। तो 104 रुपीज वही हम लोग ये सारे ऐसा कैलकुलेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे हम लोग को देखना है कि भाई अभी कितना इन्वेस्टमेंट जो है सॉरी कितना फंड रेस करना है कंपनी को, ठीक है। तो फंड रेस करने के लिए आपको फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 लाख रुपए आपको चाहिए। डिविडेंड कितना पे कर रहा है, 6 रुपए डिविडेंड पे कर रहा है, ठीक है। टोटल अर्निंग कितनी है, 50,000। तो 50,000 रुपए अर्निंग है, माइनस जो डिविडेंड पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, 6 रुपए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5,000। 5,000 इंटू 6 यानी कि 30,000। तो 50,000 माइनस 30,000 यानी कि 20,000 रुपए आपको रिटेन अर्निंग है, ठीक है। वो 20,000 आप जो है आपने रिटेन अर्निंग किया हुआ है, वो तो मिल गया, वो तो पैसे मेरे पास आ गए, कंपनी के पास आ गए। बाकी जो बचा कितना, 80,000 रुपए और चाहिए मुझे, ठीक है। 1 लाख में से 20,000 तो रिटेन अर्निंग में से आ गए, बाकी 80,000 और चाहिए। तो 80,000 ये आपका आ गया, ठीक है। कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, जैसे P1 की वैल्यू है 104, तो डिवाइड कर देंगे P1 से, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी को इशू करने पड़ेंगे 769.23 यानी 770 बोल सकते हैं। 770 शेयर्स इशू करेंगे फंड इस इन्वेस्टमेंट के लिए, ये कंपनी इशू करेंगे शेयर्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आपको पता चल गए कितने इशू करने हैं, ठीक है। आपको P1 की वैल्यू पता चल गई। अब आपको ये फर्म की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूले पे रख देना है, N प्लस एम। एन यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो पहले थे 5,000 प्लस यही 80,000 डिवाइडेड बाय 104 यानी कि 769.23, ठीक है। N प्लस एम हो गया। उसके बाद P1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 104 माइनस आई यानी कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड माइनस अर्निंग, ठीक है। और इसको आपको डिस्काउंट करना है 1 प्लस के ई से। तो इस तरह से करने पे आपकी फर्म की वैल्यू, ये सारा कैलकुलेशन करने से आपकी फर्म की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख 5 लाख रुपए, ठीक है। अभी ये तो हो गया जब जो है डिविडेंड पे किया जा रहा है, उस कंडीशन में आपके फर्म की वैल्यू। अभी देखते हैं कि अगर डिविडेंड नहीं पे किया जाता है तो उस समय फर्म की वैल्यू कितनी होगी। तो सेम चीज वहां पर करना है, आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब कि P1 की वैल्यू पहले आपको निकालनी है, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड नहीं है, ठीक है। डिविडेंड नहीं है तो 1 प्लस 100 इंटू 1 प्लस 0.10 माइनस जीरो, डिविडेंड जीरो है, डिविडेंड नहीं है तो माइनस जीरो, यानी कि आपके जो भी मार्केट प्राइस होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड वो होगा 110, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिविडेंड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है, ठीक है, वो कितने इशू करने पड़ेंगे। यहाँ पर तो शेयर्स जो है आपको कितने इशू करने पड़ेंगे भाई, जो है डिविडेंड नहीं है यानी कि पूरा रिटेन कर लिया, 50,000 पूरा रिटेन कर लिया, 50,000 जो अर्निंग था पूरा रिटेन कर लिया, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई P1 यानी 110। तो इससे आपको आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर्स इशू करने हैं, 50,000 डिवाइडेड बाई 110। इसी तरह अभी आपको फर्म की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस एम यानी नंबर जो जितने शेयर्स आपको इशू करने हैं फंड रेज करने के लिए, इनटू P1 यानी कि करंट सॉरी एट द एंड ऑफ द पीरियड जो आपका मार्केट प्राइस है 110 माइनस इन्वेस्टमेंट जो भी रिक्वायर्ड, ठीक है, माइनस अर्निंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले पे सारी चीजें आपको पता ही है। एन एम पी भी पता है, आई मतलब आपका 1 लाख रुपए जो रिक्वायर्ड है, ई मतलब 50,000 रुपीज जो कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है।
तो ये सारा कैलकुलेशन करने पे उतनी ही वैल्यू आएगी जितना आपकी वैल्यू पहले थी। यानी जब आपने डिविडेंड पे किया था उस समय भी फर्म की वैल्यू 5 लाख रुपए थी, और डिविडेंड नहीं पे किया है उस कंडीशन में भी फर्म की वैल्यू 5 लाख रुपए है। ठीक है। हेंस वेदर डिविडेंड आर पेड और नॉट, द वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन द सेम 5 लाख रुपीज। ओके। अभी कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन मैं इनेबल कर दे रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस थ्योरी के और हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लें।